नमस्कार दोस्तों, मैं मिसलेनियस मास्टर फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का 31 दिसंबर 2021 का एक ऑर्डर आया है। ये ऑर्डर जो है ट्रांसफ़र पॉलिसी जो गाइडलाइंस है, जो लास्ट अपडेटेड था 17/1/2019 को। मोस्टली जो रूल्स रेगुलेशन थे सब 17/11/2019 को जो आए थे वही चल रहे थे, उसको अभी अपडेट कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया, बोल सकते हैं कि पूरा रूल रेगुलेशन ही चेंज कर दिया गया ट्रांसफ़र पॉलिसी को। तो ये मैं बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि बहुत सारे चीज़ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग अगर सीरियसली ट्रांसफ़र अप्लाई करना चाहते हैं तो अच्छे से वीडियो देखें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टर्म इसमें यूज किए गए हैं जो जो लोग पहले से अप्लाई किए हुए हैं वो लोग भी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हुआ है। बहुत सारे लोग मुझे मेल कर रहे हैं अलग अलग जगह पे कि इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाइए, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ खासकर उनके लिए जो लोग ट्रांसफ़र चाह रहे हैं। मैं एक एक पॉइंट डिटेल्स में बताऊंगा, आप वीडियो को लास्ट तक देखें तभी आपको समझ पाएंगे कि आपको एक साथ एग्जैक्टली हुआ क्या है। जो रूल 38 जो रूल था अभी तक उसमें चेंजेज क्या हुए हैं, मैं आपको एक एक पॉइंट दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो दिया गया है प्रोसीजर फॉर सबमिशन, जो आपका लेटर कैसे सबमिट करना है या कंसिडरेशन ऑफ ट्रांसफर अंडर रूल, उसके लिए जो रूल दिया गया है उसमें पहला जो पॉइंट बोला जा रहा है उसमें बोल रहा है कि जो भी आपको ट्रांसफ़र चाहिए चाहे इंटर सर्कल या इंट्रा सर्कल, उसके लिए बोला जा रहा है कि हेड ऑफ़ द डिवीज़न को लेटर सबमिट करना है। इसके अलावा आपको कोई भी कॉपी अलग किसी जगह पे नहीं भेजना गया है। इंटर सर्कल ट्रांसफ़र हो या इंट्रा सर्कल हो, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उसके हेड ऑफ़ द डिवीज़न को आपको फॉर्म जो है, नीचे में फॉर्म भी दिया गया है, फॉर्म 1 जिसको ये बोल रहा है, यहाँ पे लिखा गया है ना फॉर्म 1, और नीचे में मैं आपको दिखा दूंगा फॉर्म 1 क्या है। तो वही फिलअप करके और जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वो हेड ऑफ डिवीज़न में आपको जमा करना है। इसके अलावा कोई भी कॉपी किसी भी अथॉरिटी को नहीं भेजना है, सिर्फ आपको अपने डिवीज़न हेड को ही एक कॉपी जमा करना है। जो सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि आप उसको कैसे भेज सकते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन दिया गया है कि अगर ऑफिशियल डिवीज़न ऑफिस का आपके पास ईमेल आईडी है तो आप इस फॉर्म को फिलअप करके साइन करके और अटैच करके ईमेल भी कर सकते हैं, या बाई हैंड भी अपने ऑफिस में जहाँ पे काम कर रहे हैं वो डिवीज़न ऑफिस में, उस ऑफिस में भी जमा कर सकते हैं। तो दो ऑप्शन आपको दे दिया गया फॉर्म जमा करने के लिए। जो लोग भी फॉर्म जमा करेंगे उनका सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन या प्रायोरिटी क्या मिलेगा, मतलब किसको सीनियर काउंट किया जाएगा। इसमें सबसे बड़ा बदलाव किया गया है कि जो अभी तक का सीनियरिटी रूल था कि जो लोग अप्लाई कर रहे हैं इस साल में जो सबसे ज़्यादा सर्विस लेंथ वाले हैं उनको सीनियर किया जाएगा, वो कंडीशन अभी हटा दिया गया। अभी सीनियरिटी जो काउंट होगा, प्रायोरिटी जो काउंट होगा, उसमें बहुत बड़ा चेंजेज हुआ है। तो इस सारे पॉइंट को आप ध्यान से देखें, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जो लोग ऑलरेडी वर्किंग है उनके लिए भी, जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं उन सबको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। मैं क्लियरली अभी बोल दे रहा हूँ कि जितने लोगों ने अभी तक रूल 38 अप्लाई किया था, जिनका इवन एकोमोडेशन भी मिल चुका है इस साल के लिए, उन सबका वो कैंसिल हो चुका है, उनको फिर से अप्लाई करना है। नीचे मैं आपको सब दिखा भी दूंगा कि कैसे मैं बोल रहा हूँ कि सबका एप्लीकेशन कैंसिल हो चुका है, जिनका एकोमोडेशन हो गया है, जिनका वेटिंग लिस्ट था वो भी कैंसिल हो चुका है, उनको फिर से अप्लाई करना है। कब अप्लाई करना वो सारे मैं एक एक डेट के साथ आपको बता रहा हूँ। इसमें एन नंबर में जो बोल रहा है कि अप्लाई कौन कर सकता है, तो जो पहले का कंडीशन था कि मिनिमम सर्विस 1 साल का होना चाहिए, वही लोग इसके लिए अभी भी ट्रांसफ़र अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन लोगों का सर्विस 1 साल पूरा हो चुका है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो पार्टिकुलर टाइम लेंथ था कि अप्रैल से जून के बीच में ही ट्रांसफ़र अप्लाई करना है, उसको अभी ख़त्म कर दिया गया। अब आप हर एक महीने में कभी भी अप्लाई कर सकते हैं जब आपका 1 साल पूरा हो रहा है। जिनका 1 साल पूरा हो गया वो 1 जनवरी से अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आज के दिन से, आज 1 जनवरी 2022 हो गया तो आज से वो अप्लीकेशन दे सकते हैं। और पूरे 1 महीने का अप्लीकेशन डिवीज़न ऑफिस में कलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद उसकी प्रायोरिटी दी जाएगी इसमें सीनियर कौन होगा। तो सीनियरिटी के लिए बोला जा रहा है कि डेट एंड टाइम ऑफ द रिसिप्ट ऑफ कंप्लीटेड एप्लीकेशन। जिस दिन आप एप्लीकेशन जमा करें, मान लीजिए कि 5 लोग हैं एक डिवीज़न से जो ट्रांसफ़र अप्लाई करना चाहते हैं, एक ने 1/1/2022 को एप्लीकेशन ट्रांसफ़र एप्लीकेशन लगाया, दूसरे ने 2 को, 3 को, 4 को, 5 दिन में 5 लोगों ने ट्रांसफ़र अप्लाई किया जनवरी महीने में। तो जिसका एप्लीकेशन सबसे पहले 1 तारीख को रिसीव हुआ वो सबसे सीनियर होगा, चाहे उसका सर्विस लेंथ 1 साल ही क्यों ना हुआ हो, उसको सबसे सीनियर माना जाएगा। और अगर सेम डे पे 2 लोगों ने ट्रांसफ़र अपना एप्लीकेशन जमा कर दिया, 1 तारीख को ही मान लीजिए 2 लोगों ने, तो उस केस में टाइम भी नोट किया जाएगा कि जो 1 तारीख में जो पहले जमा किया, अगर कोई 1 तारीख में 10 बजे जमा किया, दूसरा कोई 1 तारीख में 10:10 पे जमा किया, तो जो 10 बजे जमा किया वो सीनियर हो जाएगा, 10:10 वाला उससे जूनियर रहेगा। तो इसलिए डेट एंड टाइम बोला जा रहा है। अगर बाई चांस डेट और टाइम दोनों भी सेम हो गया, उस केस में क्या किया जाएगा, तो उस केस में आपको सर्विस लेंथ
देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि अगर टाई हो गया, डेट एंड टाइम भी जो है एप्लीकेशन का, जो रिसिप्ट एप्लीकेशन है उसका भी टाइम हो गया, तो उस केस में ज्वाइनिंग देखा जाएगा कि किसका सर्विस ज़्यादा है, मतलब ज्वाइनिंग देखा जाएगा कि जो पहले ज्वाइन किया होगा उसको काउंट किया जाएगा। अगर ज्वाइनिंग डेट भी सेम हो गया, बहुत अभी केस चल रहा है, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो एसएससी के थ्रू आ रहे हैं, उनका सेम डेट में ज्वाइनिंग हो रहा है, सब लोग एक साथ ज्वाइन कर रहे हैं एक डिवीजन में, तो वैसे केस में क्या किया जाएगा कि जिसका एज होगा ज़्यादा उसको सीनियर प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये हो गया प्रायोरिटी के लिए कि आप जिस दिन जमा कर रहे हैं वो सबसे सीनियर होगा जो सबसे पहले एप्लीकेशन दिया होगा, उसका सर्विस लेंथ से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं वो ट्राई करें 1 जनवरी 2022 के बाद जितना जल्दी हो सके अपने डिवीजन में एप्लीकेशन दे, फ्रेश एप्लीकेशन सबको देना है, चाहे वो पहले दे चुके हैं नहीं दिए हैं उससे कोई मतलब नहीं है, पुराना सारा एप्लीकेशन कैंसिल हो चुका है। मैं अभी आपको नीचे दिखा रहा हूँ। और एप्लीकेशन रिसीव ड्यूरिंग अ मंथ, ये सिर्फ जो सीनियरिटी काउंट होगा हर एक महीने पे अब काउंट होगा। जो पहले होता था कि अप्रैल से जून के बीच जितना आया उसके बाद सब लिस्ट बनता था, अभी वैसा नहीं हुआ। जैसे जनवरी में जो लोग अप्लाई करेंगे तो उनका पूरा एप्लीकेशन 1 महीने का कलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद जिसका सबसे पहले आया उसको सबसे सीनियर प्रायोरिटी दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग फिर आगे का काम किया जाएगा। लेकिन एक्सेप्शन इसमें क्या है, फिजिकली चैलेंज, ऑफिशियल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है, मान लीजिए कि जनवरी में 10 लोगों ने अप्लाई किया, उसमें एक कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी है या ऑफिशियल जिसका डिपेंडेंट फैमिली मेंबर सफरिंग है टर्मिनल इलनेस से, या कोई कंपनसेट ग्राउंड्स पर ट्रांसफर अप्लाई कर रहा है। 3 कंडीशन दिया गया है कि कोई कंपनसेट ग्राउंड पर ट्रांसफर अप्लाई करे, या डिपेंडेंट फैमिली मेंबर को टर्मिनल इलनेस है, या फिर जो अप्लाई करने वाला कैंडिडेट है वो पर्सन विथ डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है। तो इन तीनों को सबसे पहली प्रायोरिटी मिलेगी। अगर जनवरी में 10 लोगों ने अप्लाई किया, एक भी कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी का है तो सबसे लास्ट में भी, अगर जनवरी के लास्ट में भी अप्लाई करेगा तो सबसे मोस्ट सीनियर इसको काउंट किया जाएगा, पर्सन विथ डिसेबिलिटी को। तो इन 3 लोगों को एक्सेप्शन में रखा गया है, इनका सीनियरिटी जिस मंथ में वो अप्लाई करेंगे उसको सबसे सीनियर रखा जाएगा। और लास्ट में बोला जा रहा है कि जो कंडीशन जो है 1 साल का सर्विस लेंथ या जो भी और भी जो कंडीशन है, अगर वो कोई फुलफिल नहीं कर रहा होगा तो उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए जब तक आपका 1 साल जो आपका कंडीशन है, बेसिक जो कंडीशन है 1 साल सर्विस लेंथ होना चाहिए, वो सारे डिटेल जब तक आप फुलफिल ना कर रहा हो तब तक अप्लाई ना करें, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं है, वो डिवीजन आपको रिजेक्ट कर देगा। जिस महीने आपको, जिस डेट पे, इवन आपका अगर ज्वाइनिंग मान लीजिए कि 20 जनवरी को है तो आप 21 जनवरी को 1 साल, आप 20 जनवरी को आपका 1 साल पूरा हुआ, आप 21 जनवरी को भी अप्लाई कर सकते हैं, आपका जनवरी के लिए कंसीडर किया जाएगा। ये 4 नंबर जो है ये भी पहले कोई पर्टिकुलर ऐसा मेंशन नहीं था कि कौन आदमी कितने डिवीजन के लिए कर सकता है। बहुत सारे सर्कल थे जो एक डिवीजन से ज़्यादा अलाउ नहीं कर रहे थे, कैंडिडेट उसमें फंस जाता था कि एक डिवीजन चूज किया, वहाँ पे वैकेंसी नहीं मिला तो उसका वेटिंग लिस्ट मिल जाता था। तो इसको भी क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि अब जो भी पोस्ट ऑफिस में, ये सिर्फ पोस्टल में जो है, पोस्ट ऑफिस में पीए जो है और जो आरएमएस में जो एसए है उनके लिए है, जो पीए इन एसबीसीओ हैं या फिर पीए इन सर्कल ऑफिस है उनके लिए नहीं एप्लीकेबल है। सिर्फ जो पोस्टल असिस्टेंट इन पोस्ट ऑफिस और आरएमएस में जो सॉर्टिंग असिस्टेंट है उनको मैक्सिमम 10 डिवीजन चूज करने का अभी दे दिया गया है, फॉर्म में भी मेंशन किया गया है। लेकिन जो भी 10 डिवीजन्स होंगे वो सारे एक सर्कल के होंगे, ये नहीं कि आप 2 सर्कल नहीं चूज कर सकते, एक सर्कल चूज कीजिए और उस सर्कल का मैक्सिमम 10 डिवीजन को आप प्रेफरेंस दे सकते हैं कि मैं यहाँ पोस्टिंग चाहता हूँ। आपका जो प्रायोरिटी, मान लीजिए कोई बिहार जाना चाहता है तो वो अपने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग 10 प्रेफरेंस दे सकता है कि मुझे सबसे पहला प्रायोरिटी पटना का है, उसके बाद मुजफ्फरपुर का, उसके बाद बरौनी का, जो भी उसको लग रहा है अपने प्रायोरिटी के हिसाब से 10 मैक्सिमम डिवीजन का दे सकता है। ये पोस्टल असिस्टेंट इन पोस्ट ऑफिस कैंडिडेट के लिए लागू है और सॉर्टिंग असिस्टेंट इन आरएमएस वाले 2 कैडर जो है उनके लिए लागू है। बाकी पोस्टमैन और एमटीएस उन सब पर भी ये लागू होगा। सिर्फ ये पीए इन सर्कल ऑफिस और पीए एसबीसीओ पे ये लागू नहीं होगा 10 डिवीजन्स वाला, क्योंकि उनको सिर्फ सर्कल चूज करना होता है, वो डिवीजन चूज नहीं कर सकते हैं। ये जैसे 5वां पॉइंट है, इसमें बोल दिया पीए इन सीओआरओ, पीए इन एसबीसीओ, इंस्पेक्टर पोस्ट, एएसपी, इन लोगों को डिवीजन चूज करने का नहीं है, ये सिर्फ सर्कल चूज कर सकते हैं। उस सर्कल में वैकेंसी होगा तो उनको सीट एलोकेट कर दिया जाएगा। ये पॉइंट जो है ये आप एक बार क्लियर समझिए। 6 नंबर, अगर कोई ऑफिशियल है जो ऑलरेडी वेटिंग लिस्ट में है या प्रीवियसली रिक्वेस्ट कर चुका है, अप्लाई कर चुका है, उसको भी बोला जा रहा है सबमिट अ फ्रेश एप्लीकेशन या रिवाइज एप्लीकेशन। मैंने क्लियरली बोला कि जो लोग अभी तक अप्लाई किए हैं, चाहे लास्ट ईयर अप्लाई किए हो, इस साल अप्लाई किए हो, पिछले साल अप्लाई किए हो, मतलब जब भी अप्लाई किए हैं, अगर आप वेटिंग लिस्ट में हैं या आपका
एकोमोडेशन हो भी चुका है जिन लोगों का, उनको भी अभी फिर से अप्लाई करना है 1/1/2022 के डेट के बाद का। या तो एक आज अप्लाई कीजिए या आज के बाद कभी भी अप्लाई कीजिए अपने डिवीजन में, उनको फिर से फ्रेश अप्लीकेशन करना है। अगर वो फ्रेश एप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं बाई चांस, तो उस केस में क्या होगा, इस 7 नंबर पॉइंट में बोल रहा है कि जो लोग ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, वेटिंग लिस्ट में हैं, लेकिन उनको फिर से अप्लाई करना होगा जब से नोटिफिकेशन फोर्स में आया, और रिवाइज रिक्वेस्ट इंडिकेटिंग प्रेफरेंस ऑफ 10 डिवीजन, उसमें आप मैक्सिमम 10 डिवीजन का प्रेफरेंस देके जो लोग वेटिंग लिस्ट में हैं उनको फिर से एक मौका दिया जा रहा है कि वो अपना रिवाइज रिक्वेस्ट डाले, उसमें 10 डिवीजन को प्रेफरेंस भी डाल सकते हैं मैक्सिमम। अगर कोई सेम सर्कल का, आप ये याद रखें कि अगर आपने लास्ट ईयर बिहार के लिए अप्लाई किया था तो आपको फिर से ये जो 10 प्रेफरेंस डालना है वो बिहार के लिए ही डालना है, तभी आपकी जो पिछला वेटिंग लिस्ट था वो रहेगा। अदरवाइज अगर आप चेंज ऑफ सर्कल अगर आप चेंज कर दें, मान लिया कि आप लास्ट ईयर बिहार अप्लाई किए थे, आप बंगाल अप्लाई करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि बिहार 10 डालने पर भी नहीं मिलेगा, तो आप सोच रहे हैं कि मैं बंगाल में अप्लाई कर लूँ, तो अगर आप सर्कल चेंज कर दे रहे हैं तो आपका जो पुराना वेटिंग लिस्ट था या पुराना जो भी सीनियरिटी था वो खत्म कर दिया जाएगा और आपको फ्रेश ट्रीट किया जाएगा। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो लोग पहले से अप्लाई किए हुए 1 महीने के अंदर, मतलब आपके पास 31 जनवरी तक का टाइम है, जो लोग ऑलरेडी अप्लाई किए हुए हैं, चाहे उनका कुछ भी हो चुका है, एकोमोडेशन है, वेटिंग लिस्ट में, वो 1 महीने के अंदर फिर से ट्रांसफ़र के लिए अपना पुराना रेफरेंस डाल के अप्लाई करें। अदरवाइज उनका पुराना वाला वेटिंग लिस्ट कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद वो जब भी अप्लाई करेंगे उनको फ्रेश सीनियरिटी मिलेगा। तो अपना सीनियरिटी बचाने के लिए जो लोग भी पहले अप्लाई किए हुए, अगर लग रहा है कि उनको उसी सर्कल में उसी डिवीज़न में जाना है, तो फिर से आप अप्लाई करें, तभी आपका वेटिंग लिस्ट जो पहले का था या सीनियरिटी था वो रहेगा, अदरवाइज आपका वो सीनियरिटी भी चला जाएगा। जो लोग बाद में अप्लाई करेगा वो आपसे सीनियर हो जाएगा। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि नहीं, जैसे मैं बिहार के लिए जो लोग अप्लाई किए उनके लिए खासकर बोल रहा हूँ, जैसे कि अभी बिहार का एकोमोडेशन लिस्ट आया, आपने देखा कि ना के बराबर जो अप्लाई किए हैं उनको मिला हुआ है, ऑलरेडी बहुत लंबा वेटिंग लिस्ट में लोग हैं जिनको नहीं मिला है वहाँ पे। तो वैसे कैंडिडेट जिनको ट्रांसफ़र बिहार जाना है, उनको लग रहा है कि अभी 2-4-5 साल तक भी नहीं मिलेगा, तो अपना करे क्या कि सर्कल चेंज कर लें, ट्राई करें कि सर्कल चेंज कर ले, क्योंकि वहाँ भी उनको वेटिंग लिस्ट इतना लंबा मिल चुका है कि वो कितना साल भी वेट करे तो शायद उनको ट्रांसफ़र ही वहाँ पे ना मिले, इतना कम वैकेंसी हो चुका है। तो फ्रेश एप्लीकेशन जनवरी में जितना जल्दी डाल पाएंगे उतना उनको सीनियरिटी मिल जाएगा उस सर्कल के लिए, जो नए सर्कल के लिए वो अप्लाई करेंगे। तो उनके पास ऑप्शन है अभी सर्कल चेंज करने का, पुराना वाला उनका वेटिंग लिस्ट या एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा और नया से उनको ट्रीट किया जाएगा, अपने सर्कल चेंज कर दिया। तो अगर आप सर्कल चेंज नहीं कर रहे हैं तो आपको 10 डिवीजन के साथ पुराना वाले सर्कल में फिर से एप्लीकेशन देना है अपना सीनियरिटी बनाए रखने के लिए। अगर आपने एक एप्लीकेशन जो है 1 महीने के अंदर 1 मंथ, जैसे बोला है विदिन 1 मंथ आपको है, जब से आया 31 तारीख को ये आया है, तो 31 जनवरी से पहले आपको एप्लीकेशन देना है, तभी आपका पुराना वाला वेटिंग लिस्ट या सीनियरिटी रहेगा, वरना वो भी खत्म हो जाएगा। बाकी ये जो 8 नंबर और 9 नंबर बोल रहा है, डिविजनल हेड के लिए बोला जा रहा है कि जो पार्ट 2 है, फॉर्म में पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट है, तो पार्ट 1 आपको फिलअप करना है, पार्ट 2 जो है वो डिवीजन ऑफिस जो आपका है वो फिलअप करेगा। कि अगर आप पार्ट 1 में सब चीज़ वेरीफाई हो जाएगा जो आपने फिलअप किया डिवीजन ऑफिस के तहत, तो पार्ट 2 फिलअप करके और आगे लेटर को फॉरवर्ड किया जाएगा। और इसके लिए जो टाइमलाइन दिया गया है, जैसे पहले होता था कि अप्रैल से जून अप्लाई किया, उसके बाद इस महीने में ये होगा, इस महीने में, तो उस कंडीशन को अभी सब खत्म कर दिया गया। अब एक महीना में ये सब काउंट किया जाएगा। तो मान लीजिए कि जो लोग जनवरी में अप्लाई करेगा तो 31 जनवरी तक जितना एप्लीकेशन उनको मिलेगा वो सीनियरिटी अकॉर्डिंग अरेंज करेगा डिवीजन, सब चेक करके, और उसके बाद नेक्स्ट मंथ फॉलोइंग मंथ में, मतलब 5 फरवरी, 5th डे ऑफ एवरी मंथ, जो भी 5वां दिन होगा एवरी मंथ का, बाई चांस हॉलीडे हो गया तो एक दिन आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन मोस्टली अगले महीने का जितने एप्लीकेशन जनवरी में रिसीव होंगे उसको 5th डे ऑफ फरवरी, मतलब 5th फरवरी अगर वर्किंग डे है तो 5th फरवरी को सारे लेटर को जो रूल 38 ट्रांसफ़र के लिए, चाहे वो इंट्रा सर्कल हो इंटर सर्कल हो, रिसीव हुए हैं उसको सर्कल ऑफिस को भेज दिया जाएगा। तो ये जो अभी प्रोसेस कर दिया गया है, जो पहले 1 साल 1.5 साल लग जा रहा है, वो अब फास्ट फॉरवर्ड होगा। मेरे ख्याल से 3 महीने के अंदर ये सारे प्रोसेस अब कंप्लीट होंगे। जैसे कि बोल दिया गया है कि 1 महीने एप्लीकेशन रिसीव हुआ, उसके 5 दिन बाद सर्कल को लेटर भेज देना है। और स्टेटमेंट में तैयार क्या करना है, लिस्ट ऑफ ऑफिशियल जो इंटर सर्कल ट्रांसफर चाह रहे हैं, लिस्ट ऑफ ऑफिशियल जो इंटर सर्कल ट्रांसफर कर रहे हैं, इसको सर्कल वाइज अरेंज करना है। तो ये सारे अरेंज करके, ये डिवीजन का काम है, डिवीजन सर्कल को भेज देगा 5 दिन बाद, जो महीना के लिए जनवरी खत्म होगा उसके 5 दिन बाद सर्कल को ये लिस्ट भेज दिया जाएगा। उसके बाद अब सर्कल के लिए बोला जा रहा है कि जो भी रूल 38 एप्लीकेशन सर्कल में रिसीव होगा 5th डे ऑफ मंथ,
उसको सर्कल जो है सीनियरिटी अकॉर्डिंग प्रायोरिटी, जो ऊपर में बोला गया था कि प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा, उस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सर्कल जो है अरेंज कर लेगा। अरेंज करने के बाद 10th डे, मतलब सर्कल को भी सिर्फ 5 दिन का टाइम दिया जा रहा है कि 5 फरवरी को मान लिया कि रिसीव हुआ डिवीजन से सर्कल को, उसके बाद 5 दिन सर्कल को टाइम मिला कि 10 तारीख तक, सेम मंथ है मतलब फरवरी 10 तक, उसको वो अरेंज करके प्रायोरिटी लिस्ट, और जहाँ के लिए अगर इंट्रा सर्कल है तो जिस डिवीजन के लिए उस डिवीजन को फॉरवर्ड कर देना है, और इंटर सर्कल ट्रांसफर है तो दूसरे सर्कल को ट्रांसफर कर देना है उस लिस्ट को। यानी आप देख रहे हैं कि जनवरी में जो लोग अप्लाई किया उसका 10 फरवरी तक दूसरे सर्कल को पहुंच जा रहा है इंटर सर्कल ट्रांसफर में। इंटर सर्कल में उसका जो एप्लीकेशन है वहाँ पे दूसरे डिवीजन को जहाँ पे वो ट्रांसफर जाना चाहता है, तो ये 1 महीने 10 दिन में इतना काम हो जा रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यह फास्ट फॉरवर्ड होगा और जल्दी ट्रांसफर इसमें मिलने के चांसेस होंगे। जहाँ पे वैकेंसी है तो आपके पास ऑप्शन है जल्दी से जल्दी अप्लाई करने के लिए। प्रायोरिटी लिस्ट जो तैयार किया जाएगा उसमें बोल रहा है कि दो तरह का होगा, 1 फॉर इंटर सर्कल, सेकेंड 1 इंटर सर्कल फॉर ईच कैडर, मतलब पोस्टल असिस्टेंट के लिए भी और सॉर्टिंग असिस्टेंट जो भी कैडर है वो सब कैडर के लिए 2 लिस्ट तैयार होगा, जिसमें इंट्रा सर्कल और इंटर सर्कल दोनों अलग अलग होगा। और उसके बाद जो प्रायोरिटी लिस्ट मैंने ऊपर बताया कि कैसे काउंट किया जाएगा, जो लोग सबसे पहले एप्लीकेशन देगा उसको सबसे सीनियर माना जाएगा, वही प्रायोरिटी लिस्ट रखा जाएगा। बाकी जो लोग वेटिंग लिस्ट में पहले से हैं उनको प्रायोरिटी मिलेगा अगर वो 1 महीने के अंदर फिर से फ्रेश एप्लीकेशन कर रहे हैं तो ये बात का ध्यान रखें कि चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, ट्रांसफर अप्रूव हो चुका है, एकोमोडेशन मिल चुका है, उन सबको अप्लाई करना है, वरना वो सब कैंसिल हो चुका है, क्योंकि पुराने जितने अभी तक रूल थे वो सबको कैंसिल कर दिया गया। मैं अभी अब आगे दिखा रहा हूँ आपको। ये पॉइंट नंबर 13 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो लोग ऑलरेडी अप्लाई किए हुए हैं देख लीजिए। इसमें फर्स्ट टाइम एज दिस रिवाइज गाइडलाइन, जो प्रायोरिटी लिस्ट होगा उसको कैसे प्रिपेयर किया जाएगा वो बताया जा रहा है। जो पॉइंट ए है इसमें 13 नंबर में, इसमें बोला जा रहा है कि जो भी ट्रांसफर रिक्वेस्ट कंसीडर हुए हैं 2021 में, वो ट्रांसफर ऑर्डर में नॉट बी इशू नहीं होना चाहिए। और अगर किसी सर्कल ने इशू कर भी दिया है ट्रांसफर रिक्वेस्ट तो उसको बोला जा रहा है कि विड्रॉ करें या कैंसिल करें। तो जिन लोगों का अभी तक ट्रांसफर ऑर्डर इशू हो चुका है उनका भी कैंसिल हो गया या विड्रॉ करने के लिए बोला जा रहा है कि 2021 में अभी तक जितने भी हुए हैं वो सारे विड्रॉ हो गए। अब 2022 से फ्रेश एप्लीकेशन करना है सबको, एक 2022 के बाद जो भी आएगा वही अब एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा। उसके बेसिस पे अब ट्रांसफर लिस्ट आना शुरू होगा और ये फास्ट फॉरवर्ड होगा। 2 से 3 महीने में आपका फाइनल सबको पता चल जाएगा किसका ट्रांसफर हुआ किसका नहीं हुआ। उसके बाद बी में बोला जा रहा है कि जो प्रायोरिटी लिस्ट प्रिपेयर किया गया 2022 में उसको फ्रीज करने के लिए बोल दिया जा रहा है, कैप्टन फ्रीज ऑर्डर फॉर प्रायोरिटी व्हिच शैल बी स्प्लिट या प्रिपेयर्ड इनटू 2 पार्ट्स। उसको भी स्प्लिट किया जाएगा इंट्रा सर्कल ट्रांसफर प्रायोरिटी और इंटर सर्कल प्रायोरिटी लिस्ट में। और उसमें जो लोग अभी फ्रेश एप्लीकेशन करेंगे उसके नीचे उनको भी ऐड किया जाएगा। ये लाइन थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा, ऊपर वाले लाइन को कुछ और बोल रहा है कि उनको कैंसिल या विड्रॉ किया जाए, यहाँ बोल रहा है उसको फ्रीज करके रखने के लिए। इसके रिगार्डिंग मुझे लग रहा है और भी क्लैरिफिकेशन आएगा 1-2 दिनों में या हफ्ते में, तो उसके रिगार्डिंग भी बता दिया जाएगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ जो पुराने एप्लीकेशन थे उनके साथ। लेकिन ऊपर का जो लाइन थे उसमें तो यही बोला जा रहा है कि जो लोग पहले से वेटिंग लिस्ट में थे उनको 1 महीने के अंदर अपना वेटिंग प्रिजर्व करने के लिए फिर से एप्लीकेशन देना है। लेकिन ये जो लाइन दोनों है ये कंट्राडिक्ट कर रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है ड्रॉ करने के लिए, यहाँ पे फिर बोला जा रहा है फ्रीज करने के लिए। तो क्लियर अभी और इसमें कुछ क्लैरिफिकेशन जरूर आएगा, तो उसके जब क्लैरिफिकेशन आएगा तो मैं ज़्यादा अच्छे से बता पाऊंगा। नीचे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं वो भी एक बार मैं आपको दिखा दूंगा। आगे देखते हैं। अभी पहले इसमें 2 डेट दे दिया, इंट्रा सर्कल ट्रांसफर के लिए 10th ऑफ द मंथ डेट दे दिया और इंटर सर्कल ट्रांसफर के लिए 20 जो उस महीने का जो 20 तारीख होगा वो डेट दिया गया कि उस दिन तक प्रायोरिटी लिस्ट तैयार हो जाना चाहिए। जो असेसमेंट ऑफ वैकेंसी कंसीडर होगा ट्रांसफर के लिए उसके लिए बोला जा रहा है कि जितने एप्लीकेशन डिवीजन से रिसीव होंगे सर्कल को, उन सब का जो उनके पास कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी किस डिवीजन के लिए वो एक लिस्ट तैयार करना होगा। उसके बाद वैकेंसी ऑलरेडी रिपोर्टेड टू स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो एसएससी को अगर वैकेंसी ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया गया तो उसको एक्सक्लूड करना होगा। और जो वैकेंसी सर्कल एक्सेस वैकेंसी पर रिक्रूटमेंट ईयर 2022 के लिए जो उनके पास वैकेंसी होगा, जहाँ जहाँ से उसमें कैंडिडेट आने वाले उन सबको फ्रीज करके उसके बाद जो वैकेंसी होगा वो रूल 38 के लिए कंसीडर करने के लिए बोल रहा है। तो ये सारे काम सर्कल को बोला जा रहा है कि वो सर्कल मतलब कैसे वैकेंसी को एलोकेट करेगा, क्या करेगा, वो सारे यहाँ पे गाइडलाइंस दे दिए गए हैं। उसके बाद सर्कल को एक और चीज़ बोला जा रहा है कि 31 दिसंबर 2020 मतलब जो भी साल खत्म हो रहा है उसके लास्ट डे पे
उनके पास वैकेंसी का फिगर क्या है, कितना किस कैडर में वैकेंसी खाली है या जो भी डिटेल्स है उसको डायरेक्टेड को नेक्स्ट मंथ तक मतलब 15 जनवरी फॉर नेक्स्ट ईयर तक रिपोर्ट भेज देना है। और ये सेम प्रोसेस हर एक साल रिपीट करने के लिए बोला जा रहा है कि जो ये प्रोसेस बोला गया है वैकेंसी डिटेल्स कैसे सब सर्कल अपना डिसाइड करें, तो हर एक साल रिपीट होगा। और 31 दिसंबर 2022 के बाद 15 जनवरी नेक्स्ट ईयर जो होगा उसमें उनको डायरेक्टेड को रिपोर्ट करना है कि उनके पास कितना वैकेंसी किस कैडर में है, कैडर वाइज। जो 16 नंबर पॉइंट है इसमें बोला जा रहा है कि इसमें सबसे पहले जो भी एप्लीकेशन रिसीव हुए 1 महीने में, जैसे बताया कि 5 तारीख को आएगा ये होगा, वो प्रोसेस जब हो जाएगा तो इसमें 15 तारीख तक इंट्रा सर्कल लिस्ट पब्लिश कर दिया जाएगा जिनका जिनका अप्रूव हो गया ट्रांसफ़र। मतलब कि देख लीजिए अब 1.5 महीने के अंदर ट्रांसफ़र लिस्ट अप्रूव हो गया। उसके बाद से इंटर सर्कल ट्रांसफ़र के लिए ये इंट्रा सर्कल पहले इसलिए किया जा रहा है कि मान लीजिए कि सेम सर्कल में कोई पटना से भागलपुर चला गया तो भागलपुर में एक सीट बढ़ गया और पटना में एक सीट खाली हो गया, तो जो अगर इंटर सर्कल कोई पटना के लिए ट्रांसफ़र अप्लाई करेगा तो उसको वहाँ मिलने के चांसेज होगा, इसलिए पहले इंट्रा सर्कल ट्रांसफ़र अप्रूव किया जा रहा है। तो इंट्रा सर्कल जब एक बार कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उन लोगों का सर्कल में ही किसी और डिवीज़न में पोस्टिंग मिलने वाला है, तो वो लोग अपना पहले डिवीज़न का सबका सेटलमेंट हो जाएगा तो एग्जैक्टली उनके पास कितना वैकेंसी रहा वो पता चल जाएगा इंटर सर्कल ट्रांसफ़र के लिए, क्योंकि इंटर सर्कल में अब दूसरे सर्कल से ट्रांसफ़र आने वाले हैं। तो जब ये 15 तारीख तक ये पहले इंट्रा सर्कल लिस्ट तैयार कर दिया जाएगा किसको किसको ट्रांसफ़र मिलने वाला है, उसके बाद जो वैकेंसी बची रहेगी डिवीज़न वाइज कि यहाँ से एक कैंडिडेट जा रहा है तो उसके जगह पे बाहर से कोई आने वाला है कि नहीं वो देखा जाएगा। तो इसलिए उस लिस्ट को उस महीने के 20 तारीख को इंटर सर्कल जो लिस्ट होगा वो 20 तारीख को तैयार किया जाएगा और कंसर्न सर्कल को मतलब जो सर्कल के लिए आप अप्लाई किए हुए उस सर्कल को 20 तारीख को 5 दिन बाद मतलब 15 तारीख को अगर इसका काम किया जा रहा है तो इंटर सर्कल लिस्ट को दूसरे सर्कल को 20 तारीख को, मतलब कि अगर कोई लोग जनवरी में जो अप्लाई कर रहा है उसका 20 फरवरी तक उसका लिस्ट को भेज दिया जाएगा दूसरे सर्कल में जहाँ पे वो ट्रांसफ़र अप्लाई करना चाह रहा है। उसके बाद बोला जा रहा है कि आफ्टर रिसिप्ट ऑफ एकोमोडेशन रिपोर्ट फ्रॉम अदर सर्कल, जो लोग इंटर सर्कल ट्रांसफ़र अप्लाई कर रहे हैं जब उनका एकोमोडेशन रिपोर्ट अदर सर्कल से रिसीव हो जाएगा तो उसके बाद जो आपका पेरेंट सर्कल है वो इंटर सर्कल ट्रांसफ़र इंडिकेट करके डिवीज़न है यूनिट जहाँ पे आपका पोस्टिंग होने वाला है वो सब करके कम्युनिकेट टू ऑल कंसर्न बाय 25th ऑफ द मंथ, 25 तारीख तक उनको टाइम दिया जा रहा है कि जितने भी उससे रिलेटेड कंसर्न है दूसरा सर्कल हो गया या डिवीज़न हो गया या कैंडिडेट होगा उन सबको 25 तक जिनका एकोमोडेशन हो गया 25 तक उनको ऑर्डर इशू करना है, अप्रूव ऑर्डर इशू कर देना है। ये वाला पॉइंट जो बोल रहा है ऑफिशियल अप्रूव फॉर बोथ इंट्रा सर्कल ट्रांसफ़र है इंटर सर्कल ट्रांसफ़र, जिसका भी ट्रांसफ़र अप्रूव हो चुका है उसका फॉलोइंग मंथ मतलब जो लोग जनवरी में अप्लाई कर रहा है देख लीजिए 20 मार्च तक उसका ट्रांसफ़र, फॉलोइंग मंथ मतलब पहले तो फॉलोइंग मंथ था एप्लीकेशन के लिए फरवरी, उसके नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ में 20 तारीख तक उसको रिलीविंग ऑर्डर मिल जाना चाहिए टू ज्वाइन द न्यू यूनिट। मतलब कि अगर आप जनवरी में अप्लाई कर रहे हैं तो अगर वो जहाँ पे अप्लाई कर वहाँ पे वैकेंसी है तो आपको 20 मार्च तक आपको रिलीविंग ऑर्डर इशू हो जाएगा, मतलब आपके पास 3 महीने से भी कम टाइम में, मतलब अगर जो लोग 1 जनवरी को अगर 31 जनवरी को जो अप्लाई कर रहा है उनके लिए हिसाब से देखा जाए तो 1 महीने 20 दिन के अंदर आपको ट्रांसफ़र अप्रूव हो सकता है। क्योंकि पहले ही बोला कि ये फास्ट फॉरवर्ड होगा, अब इसमें टाइम नहीं लगेगा। अगर कोई डिवीज़न है वो रिलीव नहीं कर रहा है 20 तारीख तो उसको रीजन देना होगा कि वो क्यों रिलीव नहीं करना चाहता है एकोमोडेशन होने के बावजूद भी। इन्फॉर्म टू द कंसर्न सर्कल डिवीज़न या यूनिट, अगर वो रिलीविंग नहीं दे रहा है तो पहले इसमें भी कोई ऐसा कंडीशन नहीं था कि कोई डिवीज़न कितना दिन तक रख सकता है, लेकिन अभी बोल दिया गया कि अगर 20 तारीख तक वो रिलीव नहीं करता है तो उसको रीजन लिख के देना होगा कि क्यों वो रिलीव नहीं कर रहा अभी तक कैंडिडेट को। रिलीविंग के लिए नहीं देने के लिए फिर से वही कंडीशन है कि स्टाफ शॉर्टेज होना चाहिए मिनिमम 66, जो सेंक्शन स्ट्रेंथ है अगर 66.66 से कम है तभी जो भी कोई डिवीज़न है वो रोक सकता है ट्रांसफ़र के लिए, अदरवाइज उसको ट्रांसफ़र देना ही होगा और कोई केस नहीं है जिसके कारण वो रोक सकता है। ये जो 19 नंबर बोल रहा है इसमें बोल रहा है कि कोई कैंडिडेट है जिसके खिलाफ कोई केस चल रहा है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है कोई केस पेंडिंग है, विजिलेंस केस हो या डिसिप्लिनरी का कोई केस हो अगर पेंडिंग है उसके भी रूल 38 को कंसीडर करना है, मतलब उसका प्रोसेस सब कंप्लीट किया जाएगा लेकिन उसको रिलीविंग नहीं दिया जाएगा जब तक कि वो केस जो है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है तब तक उसको रिलीविंग नहीं दिया जाएगा। अप्रूव नहीं दिया, रिलीव ऑन ऑफिशियल अप्रूव्ड फॉर ट्रांसफ़र, उसको रिलीविंग नहीं दिया जाएगा, बाकी उसका जो कंसीडर है वो कंसीडर किया जाएगा। कोई विजिलेंस केस चल भी रहा है तो उसका अप्लीकेशन कंसीडर किया जाएगा, सिर्फ उसको रिलीविंग नहीं मिलेगा। ये वाला पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लें जो 22 नंबर पॉइंट है। अगर कोई ऑफिशियल है जिसका रूल 38 अप्रूव हो चुका है
लेकिन अगर 90 डेज के अंदर वो रिलीविंग नहीं लेता है तो जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी उसको रिलीविंग नहीं मिल रहा, तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो भी है उसको कंप्लेन करे, रिटर्न कंप्लेन करे 90 डेज के लिए, क्योंकि जो आपका अप्रूव होगा वो 90 डेज तक वैलिड होगा। अगर आप 90 डेज में रिलीविंग नहीं ले रहे हैं तो उस केस में आपको ट्रांसफ़र कैंसिल हो जाएगा और आपको फिर से फ्रेश एप्लीकेशन लगाना होगा। इस बात को हमेशा नोट करके रखें। उसके बाद बोला जा रहा है जो भी कम्युनिकेशन होगा रूल 38 से रिलेटेड वो सारे ईमेल्स के द्वारा होंगे, और अप्रूव्ड लिस्ट जो होगा एवरी मंथ में जितने लोग अप्लाई करते जा रहे हैं उस ऑफिशियल जो वेबसाइट है पोस्ट ऑफिस पे उसमें इंट्रा सर्कल और वेटिंग लिस्ट सबका डिटेल्स जारी करते रहा जाएगा। तो सारे डिटेल्स यहाँ पे भी जारी होते रहेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे। और जो मैं फॉर्म की बात कर रहा था वो फॉर्म ये है, यहाँ पे आपको भरना है जो जिस डिवीजन में आप काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पे सीनियर सुपरिटेंडेंट है, एसएसपीओ है तो एसएसपीओ लिखना है, एसएसआरएम है तो एसएसआरएम लिखना है, एसआरएम है तो एसआरएम, जो डिविजनल हेड का डेजिग्नेशन है वो लिख देना है। बाकी आपका कौन सा डिवीजन है उसका एड्रेस जो होगा ये बेसिक चीज़ें आएगा। नेम ऑफ द एप्लीकेंट और CSI ID यहाँ पे आएगा। कैडर ऑफ द एप्लीकेंट, नेम ऑफ यूनिट प्रेजेंटली वर्किंग जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। उसके बाद इनिशियल अपॉइंटमेंट कब हुआ था आपका, जो लोग अगर PA पर डायरेक्ट ज्वाइन किए हैं तो अपना ज्वाइनिंग डेट यहाँ पे लिख दें। डेट ऑफ एंट्री, जो लोग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले हैं उनके लिए तो ज़्यादा चांस है दोनों डेट सेम होगा। अगर कोई प्रमोटी है तो उनके लिए चेंज भी हो सकता है कि वो MTS में कोई डेट पर ज्वाइन किए, उसके बाद जो अभी कैडर में SA या PA है तो उस कैडर में कब प्रमोट हुए थे, दोनों डेट चेंज हो सकता है। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है या प्रमोटी है, कैटेगरी कौन सा है, इसमें पहले ये लिख ले। अगर कोई OBC है तो यहाँ पे OBC लिखेगा, अगर उसका सिलेक्शन UR में हुआ है तो यहाँ पे फिर UR लिखेगा। कैटेगरी अंडर विच सिलेक्टेड टू प्रेजेंट कैडर, आपका जो ओरिजिनल कैटेगरी है वो यहाँ पे डालना है, किस कैटेगरी में सेलेक्ट हुआ है वो यहाँ पे आपको डालना होगा। ग्रेड्स, अगर कुछ आपने प्रमोट हुए हैं तो आपका ग्रेड्स चेंज हो सकता है, तो उसके लिए अगर जो लोग सेम पोस्ट पे अभी ज्वाइन किए उनका ग्रेड्स कुछ चेंज नहीं हुआ तो ये नॉट अप्लीकेबल हो जाएगा। म्यूचुअल है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। अगर आपने ऑलरेडी कोई इंट्रा सर्कल ट्रांसफर लिया हुआ है तो उसका यहाँ पे डिटेल्स डालना है। जो लोग को कोई ट्रांसफर अभी तक नहीं हुआ है तो ये सब नॉट अप्लीकेबल उनके लिए होगा। 12, 13, 14 जो लोग ट्रांसफर लिए हैं उनके लिए सब अप्लीकेबल है सिर्फ। नेम ऑफ सर्कल वेयर ट्रांसफर, आपको पहले सर्कल का नाम लिखना है जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। अगर इंटर सर्कल ट्रांसफर है तो इंटर सर्कल के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, तो इंटर सर्कल में आप यहाँ पे सर्कल का नाम लिखे। उसके बाद कौन से 10 डिवीजन जाना चाहते हैं वो 10 डिवीजन मैक्सिमम, ऐसा नहीं है कि आपको 10 डालना ही है। आपको लग रहा है कि मुझे एक जो डालना है उसी में मिल जाएगा तो आप एक डाल के भी छोड़ सकते हैं। आपको लग रहा है कि नहीं मुझे एक से नहीं मिलेगा तो आप मैक्सिमम 10 को चूज कर सकते हैं। पहले जैसा नहीं है कि एनी आप पूरे लिख देते थे एनी डिवीजन, वो नहीं चलेगा। अब आपको 10 डिवीजन मैक्सिमम मार्क कर सकते हैं किसी एक सर्कल से। तो ये पूरा था 10 डिवीजन का ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कोई स्पेशल केस में आप जैसे कि PWD कैंडिडेट या टर्मिनल इलनेस वाला या कॉम्पनसेट ग्राउंड, तो वो वाला अगर केस है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। या इसके अलावा कोई अदर ग्राउंड है, जैसे बहुत सारे स्पाउस केस भी होगा, जो हस्बैंड वाइफ एक साथ एक शहर में जाना चाहते हैं तो उस केस के लिए आप यहाँ पे स्पाउस ग्राउंड भी लिख सकते हैं। किसी का डोमेस्टिक ग्राउंड होगा तो डोमेस्टिक ग्राउंड भी लिख सकता है, लेकिन उनको कोई प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। प्रायोरिटी सिर्फ जो 17 नंबर जो कैटेगरी में जो लोग आ रहा होगा उनको ही प्रायोरिटी मिलेगी सीनियरिटी में। बाकी 18 नंबर के लिए कोई प्रायोरिटी नहीं दिया गया है, लेकिन आप अगर कोई और स्पेसिफिक ग्राउंड है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना है तो यहाँ पे लिख दीजिए, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका नाम आएगा, नीचे में प्लेस और डेट। ये सबसे जरूरी चीज़ है, डेट और प्लेस देना, कि क्योंकि अभी डेट का बहुत वैल्यू हो गया कि आपने एप्लीकेशन किस दिन जमा किया। और इससे भी ज़्यादा जरूरी हो गया पार्ट 2 वाला जो ऑफिस यूज के लिए है, क्योंकि यहाँ पे रिसीव ट्रांसफर रिक्वेस्ट डेट, यहाँ पे डेट आ जाएगा और यहाँ पे आपका नाम आएगा इन ऑफिस ऑफ, कौन सा ऑफिस में आपने जमा किया। उसके बाद कैसे बाई पर्सन हुआ, बाई पोस्ट हुआ, ईमेल हुआ, यहाँ पे लिखा जाएगा। डेट और टाइम दोनों यहाँ पे दिया जा रहा है, इसलिए क्योंकि अभी डेट और टाइम का वैल्यू हो गया और उसके अकॉर्डिंग सीनियरिटी काउंट किया जाएगा, तो इसलिए ये वाला पार्ट बहुत जरूरी है ऑफिस यूज के लिए, कि ऑफिस ने आपका एप्लीकेशन कब रिसीव किया और उसमें डेट टाइम क्या डाला उन्होंने। तो जब भी आप जाएं अपने लेटर सबमिट करने, तो अपने ऑफिस जहाँ पे आप लेटर दे रहे हैं ये अपना, तो उनसे ज़रूर बोल के कि मेरे सामने यहाँ पे डेट और टाइम जो रिसीविंग टाइम है वो ज़रूर मेंशन करवा लें, ताकि आपका बाद में कुछ चेंज ना हो या कुछ फ्रॉड होने का चांस ना हो। अदरवाइज आपने ये डलवाया नहीं, आपके बाद भी कुछ लोग आए उनका भी डेट और टाइम आपसे पहले का डाल दिया गया, तो आपके साथ दिक्कत हो जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखें, जहाँ भी आप जमा करें वहाँ पे डेट और टाइम अपने सामने बोलें कि एंटर करें, ताकि हमें पता चल पाए कि हाँ मैंने कितने बजे दिया है और उस वही टाइम मेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा।
तो ये पूरा एप्लीकेशन हो गया। अभी नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं बेसिक कि कैसे क्या समझ आएगा, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार। जैसा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि नेम ऑफ सर्कल उत्तर प्रदेश है, आउटवर्ड रिक्वेस्ट फॉर इंटर सर्कल ट्रांसफर इन जनरल फॉर इंट्रा सर्कल। इसमें किया क्या कि उत्तर प्रदेश के ये लोग एम्प्लॉय हैं, मतलब उत्तर प्रदेश में अभी पोस्टेड है, उनका नाम ABCDEFGH कर दिया, 8 कैंडिडेट हैं। और ये सारे एप्लीकेशन जो है 31/6/2021 मतलब जो मार्च से जून के बीच अप्लाई करना था उस पीरियड में सबने अप्लाई किया हुआ है। तो उनका सीनियरिटी लिस्ट ऐसे बना था, डेट ऑफ एंट्री इन प्रेजेंट कैडर, जो सबसे सीनियर है सर्विस लेंथ में उसके अकॉर्डिंग उनका सीनियरिटी यहाँ पे तैयार हुआ था, A से लेके H तक। यहाँ पे डेट ऑफ एप्लीकेशन से कोई मतलब नहीं है, जैसे देख सकते हैं जो लोग का चौथे महीने में भी रिसीव हुआ है उनका नीचे है क्योंकि उनका सर्विस लेंथ कम है। तो डेट ऑफ एप्लीकेशन का उस टाइम वैल्यू नहीं था, उस टाइम सर्विस का मैटर होता था कि किसका सर्विस लेंथ है, कौन कहाँ जाना चाहता है। जैसे अजमेर राजस्थान, तो ये इंटर सर्कल हो गया, इंट्रा सर्कल हो गया, ऐसे करके एग्जाम्पल दे दिया। उसके बाद बोला जा रहा है कि 2022 में जनवरी 2022 से ये 3 और लोगों ने ट्रांसफर अप्लाई कर दिया जो यूपी में पोस्टेड है, और राजस्थान के लिए ये लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डिवीजन चूज किया था सबने, यहाँ पे अभी 10 डिवीजन चूज करना शुरू कर दिया, सबका 10 डिवीजन हो गया। और यहाँ पे जो सीनियरिटी काउंट हो रहा है जैसे कि अब डेट के अकॉर्डिंग हो रहा है, 2/1/2022 को जो दिया वो सबसे सीनियर, 5 वाला उसके बाद 7 वाला। तो यहाँ पे सीनियरिटी कैसे हुआ, डेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे जो सर्विस है सबसे ज़्यादा सर्विस लेंथ तो 2019 में जो लोग ज्वाइन किया उनका है, लेकिन उनको सेकंड मिला है क्योंकि उन्होंने एप्लीकेशन लेट सबमिट किया। उसके बाद जब ये पूरा प्रोसेस हो गया तो उसके बाद सीनियरिटी कैसे तैयार होगा वो एक बार आप देख लें। और भी 2 लोग थे, LM तक हैं, 5 कैंडिडेट हैं जो कि जनवरी 2022 में एप्लीकेशन दे रहे हैं। तो उसके बाद से जो लिस्ट तैयार होगा, 2 लिस्ट तैयार होगा, एक इंट्रा सर्कल और एक इंटर सर्कल। ये जो लिस्ट है वो इंटर सर्कल के लिए, तो इसमें सबसे पहले ADFG जो लोग लास्ट ईयर अप्लाई किए थे, मतलब अप्रैल से जून के बीच अप्लाई किए थे, तो उनको सबसे पहले सीनियर दे दिया गया। उसमें भी कैसे सीनियरिटी दी गई, जो लोग सबसे पहले एप्लीकेशन दिए हैं 2019 वाले को सबसे सीनियर माना गया, उसके बाद 20 वाले, उसके बाद 21 वाले। इसमें ऐसे सीनियरिटी मिला नहीं, यहाँ सर्विस के अकॉर्डिंग सीनियरिटी मिला, सॉरी, पहले वाला जो कंडीशन था उसमें तो सर्विस के अकॉर्डिंग सीनियरिटी मिलता था, उनका वेटिंग लिस्ट जो है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ भी काउंट किया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको एप्लीकेशन नहीं करना, वो एप्लीकेशन करेंगे 1 महीने के अंदर तभी उनका ये सीनियरिटी बना रहेगा, अदरवाइज उनका वो सीनियरिटी खत्म हो जाएगा। तो ये सीनियरिटी तैयार किया गया पिछले वाले लिस्ट से जो अप्रैल से जून के बीच अप्लाई किए थे। और उसके बाद ये इंट्रा सर्कल लिस्ट तैयार किया गया, जो लोग अप्रैल से जून के बीच में अप्लाई किए थे उनका सीनियरिटी लिस्ट तैयार किया गया। अगला पेज में देखते हैं। अब इंटर सर्कल प्रायोरिटी लिस्ट, आउटवर्ड के लिए जो लिस्ट तैयार हुआ, फाइनल जो लिस्ट तैयार हो रहा है उसमें देख लीजिए जो लोग पिछले साल से वेटिंग लिस्ट में था, मतलब अप्रैल से जून से वेटिंग लिस्ट में था, सबसे पहले उनको दिया गया यहाँ पे। लेकिन जो फ्रेश एप्लीकेशन आया उसका प्रायोरिटी लिस्ट कैसे बना, वहाँ पे डेट वाइज प्रायोरिटी लिस्ट बना। जो सबसे पहले 2 जनवरी को जो जमा किया उसको सबसे सीनियर रखा गया, जो 10 जनवरी को जमा कर रहा है उसका सर्विस लेंथ ज़्यादा है फिर भी उसको उसके नीचे सीनियरिटी मिल रहा है, जो 19 जनवरी को जमा कर रहा है उसको भी सीनियरिटी कम मिल रहा है। इवन जो सबसे कम सर्विस है यहाँ पे देख लेंगे तीनों में 2021 में जो ज्वाइन किया उसको सीनियर माना जा रहा है क्योंकि वो 2 जनवरी को ही अपना एप्लीकेशन जमा किया था, इसलिए वो सीनियर हो गया। तो इस बेसिस पे लिस्ट तैयार होगा। लेकिन ये जो ऊपर वाले जो कैंडिडेट आपको दिख रहे हैं जो कि पहले से वेटिंग लिस्ट में थे, इनका नाम तभी कंसीडर किया जाएगा अगर ये फ्रेश एप्लीकेशन फिर से 1 महीने के अंदर कर रहे हैं। अगर 1 महीने के अंदर ये एप्लीकेशन नहीं करेंगे तो इनका पुराना वेटिंग लिस्ट खत्म कर दिया जाएगा और जो लोग नए एप्लीकेशन से पाएंगे उनको ही कंसीडर किया जाएगा। तो जो लोग ऑलरेडी अप्लाई किए हैं वो जरूर जल्दी से जल्दी 1 महीने के अंदर अपना एप्लीकेशन फिर से करें, तभी उनका वेटिंग लिस्ट रहेगा। अगर कोई सर्कल चेंज करना चाहता है, जो पहले ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है वो सर्कल चेंज करना चाहता है, तो उसको तो पुराना सीनियरिटी से कोई मतलब ही नहीं है, वो फ्रेश एप्लीकेशन जितना जल्दी अप्लाई करेगा उसको उतना बेनिफिट होगा। लेकिन अगर कुछ वैसे भी लोग हैं कि वो सेम सर्कल रखना चाहते हैं, सिर्फ उसमें और डिवीजन ऐड करना चाहते हैं, तो उनके पास मौका है, अब मैक्सिमम 10 डिवीजन वो डाल सकते हैं। तो एक बेसिक एग्जाम्पल था जिसके तहत बताने की कोशिश किया गया कि कैसे अब लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो ये कंप्लीट वीडियो है, बहुत लंबा वीडियो होगा मैं समझ सकता हूँ, लेकिन टॉपिक ऐसा था जिसको अच्छे से समझना सबसे ज़रूरी था अगर आपको ट्रांसफ़र लेना है तो वीडियो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप पूरा लास्ट तक देख के समझ पाए होंगे। अभी भी बहुत लोगों को डाउट आएगा मुझे पता है, तो उसके रिगार्डिंग आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर करें। इससे रिलेटेड और भी जो भी लेटेस्ट अपडेट इसमें आएगा, कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन अभी आते रहेगा, वो सारे डिटेल्स आपको बताए जाएंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।